कि जब हमारे समझ में सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर समझ में आ जाता है जी, तो हम डबल डोर में प्रवेश करते हैं जी, तो सिंगल डोर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर के मुख्य अंतर को हम समझ लें। डोर और डबल डोर के रेफ्रिजरेटर को समझने के लिए पहले हमें सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर की कार्य प्रणाली को समझना होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे समझ में सिंगल डोर समझ में आ जाता है तो उसी में कुछ एक्स्ट्रा सर्किट को बढ़ा करके डबल डोर कंपनी बनाती है और डबल डोर का जो रेफ्रिजरेटर होता है वो फ्रॉस्ट फ्री होता है। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब होता है कि हमारे जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो जमते नहीं हैं, कूलिंग तो उनकी रहेगी लेकिन खाद्य पदार्थ अंदर से, जैसे कोई लिक्विड आपने रख दिया, कोल्ड ड्रिंक रख दिया तो कोल्ड ड्रिंक अंदर से जमेगा नहीं, ठंडा रहेगा, हमेशा कूल रहेगा लेकिन वो अंदर से जमेगा नहीं। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब होता है इसमें एक्स्ट्रा बर्फ नहीं बनेगा। जैसे हमारे डीसी रेफ्रिजरेटर में सिंगल डोर का जो रेफ्रिजरेटर होता है, सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर जब हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बर्फ बन जाता है जी, लेकिन फ्रॉस्ट फ्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें अगर कोई फालतू बर्फ बन रहा है तो इसमें देखिए एक हीटर लगाया गया है, ये फालतू बर्फ को क्या करता है, गलाने का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो इवापोरेटर कॉइल होता है, इवापोरेटर कॉइल फिन टाइप का इवापोरेटर कॉइल लगाया जाता है और इस कॉइल के जो कूलिंग भाग है उस कूलिंग भाग में क्या किया गया है, उसी के ठीक सामने से एक फैन लगा दिया जाता है जहां कूलिंग तैयार होता है फिन कॉइल में, समझ गए, इवापोरेटर में वहां से एक फैन, इवापोरेटर फैन लगा दिया जाता है। फिर वहां से ये कूलिंग को आपके पूरे सिस्टम में फैलाने का कार्य करता है इवापोरेटर कॉइल, ये सॉरी इवापोरेटर फैन। आई बात समझ में। इसके बाद क्या होता है, यहां पर कंडेंसर काफी हीट होता है। जब हमारा ये सिस्टम ऑन होता है, चलता है, तो उस समय इसका कंडेंसर काफी हीट होता है, जिसे ठंडा करने के लिए कंडेंसर डिस्चार्ज एयर फैन लगाया गया है। इस कंडेंसर डिस्चार्ज एयर फैन का मतलब है कि ये कंडेंसर को तो ठंडा करेगा ही, प्लस ये कंप्रेसर की गर्मी को भी खींचकर बाहर निकालेगा, जिससे आपका कंप्रेसर और कंडेंसर ये दोनों ठंडा रहेगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया है, डीसी रेफ्रिजरेटर की वायरिंग अगर आपके समझ में आया है तो आप जानते हैं कि मेन लीड का एक तार निकल करके कंप्रेसर के रनिंग कॉइल में जाता था, जहां से पीटीसी लगा करके स्टार्टिंग कॉइल जोड़ते थे। कंप्रेसर के कॉमन को आप फेज सप्लाई देते थे, वो भी थर्मोस्टेट में जाता था, थर्मोस्टेट से निकल करके सीधे ओएलपी में आता था और ओएलपी से आपके कंप्रेसर में चला जाता था। तो वहां पर एक्स्ट्रा क्या फंक्शन नहीं था, ये नहीं था, इसका कनेक्शन नहीं था। और जो सप्लाई हमारी यहाँ 4 नंबर से निकल कर आ रही है, ये सप्लाई पहले थर्मोस्टेट से डायरेक्ट कंप्रेसर में आ जाता था। आ गई बात समझ में। दूसरी बात, यहाँ देखिए थर्मल फ्यूज लगा है, डीसी फ्रिज में हमारा थर्मल फ्यूज नहीं था, तो यहाँ एक्स्ट्रा जो बढ़ाया गया है, अब आप देखिए बिल्कुल सर्किट हमारी अलग हो गई। जो बढ़ाया गया है डीसी रेफ्रिजरेटर और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का अंतर मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ देखिए फ्रॉस्ट फ्री का जो सिस्टम बनाया गया, ये इतना अलग कर दिया गया। टाइमर ये 12 घंटे पर ऑफ होता है। टाइमर अगर कंटिन्यू चलाया जाए तो ये हर 12 घंटे पर कटेगा और जब ये हर 12 घंटे पर कटेगा तो देखिए इसमें हमने फेज सप्लाई को डायरेक्ट मोटर से जोड़ दिया है, इस टाइमर के अंदर मोटर लगा है। फिर इसके बाद क्या हुआ है, जब ये 12 घंटे पर कटेगा तो देखिए बीच में कॉमन है ना, ये कॉमन 4 नंबर को छोड़ देगा, क्योंकि कंटिन्यू ये जो टाइमर है ये इससे जुड़ा होता है, समझ गए ना। लेकिन जब 12 घंटा पूरा होगा तो ये कॉमन 4 नंबर को छोड़कर 2 नंबर से जुड़ जाएगा। कै नंबर से जुड़ जाएगा, 2 नंबर से जुड़ जाएगा। तो जब 4 नंबर हमारा 2 नंबर से जुड़ जाएगा तो 4 पर सप्लाई नहीं आएगी, तो जब 4 पर सप्लाई नहीं आएगी तो
कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो दोनों फैन मोटर बंद होंगे, क्योंकि यही फेज सप्लाई दोनों मोटर में जा रहा है। क्योंकि जब कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंडेंसर नहीं गर्म होगा, तो फैन चलने की कोई जरूरत नहीं है। और जब कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कूलिंग नहीं होगी, तो जब कूलिंग नहीं हो रहा है तो इवेपोरेटर फैन चलने की क्या जरूरत है। तो ये दोनों फैन बंद हो जाएंगे, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर उस समय क्या होगा, ये 12 घंटे पर जब कट जाता है तो कट जाने के बाद ये जो फेज सप्लाई थर्मोस्टेट से होकर के हमारा 2 नंबर से आउट होने लगता है। आई बात समझ में। और जब ये फेज सप्लाई 3 नंबर पे तो आ रहा है, ये 4 नंबर की सप्लाई को छोड़ देगा, यहां से कट जाएगा और ये सप्लाई जुड़ जाएगा 2 नंबर से। और 2 नंबर से जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा बाईमेटालिक एक कंपोनेंट में आ जाएगा। बाईमेटालिक इसमें क्या कार्य करता है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। ये टेम्परेचर को देखता है कि आपके रेफ्रिजरेटर में -5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया, अर्थात कूलिंग ज्यादा हो गई है। समझ गए ना। तो जब कूलिंग ज्यादा हो जाएगा तो ये बाईमेटालिक स्वतः ऑन हो जाएगा। आई बात समझ में। ये बाईमेटालिक क्या होगा, स्वतः ऑन हो जाएगा। तो ये जो फेज सप्लाई आपकी यहां से 3 पर आया, 2 से निकला और 2 से जब ये स्वतः ऑन हो जाएगा तो बताइए हीटर के इस पॉइंट पर सप्लाई आई कि नहीं आई? आ गई। तो हीटर पर क्या आ गया, फेज। क्या आ गया, यहां पर फेज आ गया। आ गई बात समझ में। तो जब यहां पर फेज आ गया तो इसको न्यूट्रल अगर मिल जाए तो बताओ हीटर कार्य करेगा ना। हीटर का नाम आप लोग काफी दिन से सुनते चले आ रहे हैं। हीटर का काम क्या है, गर्म करना या स्वयं में गर्म हो जाना। तो ये एलिमेंट लगा होता है, एलिमेंट इसका गर्म होने लगता है। तो जब इसका एलिमेंट गर्म होने लगता है तो जो 5 डिग्री सेल्सियस पर आइस बन गई थी उस आइस को ये पिघलाएगा। समझ गए ना। और वह आइस जब पिघल जाएगी तो हीटर जब कार्य कर रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो 10 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा टेम्परेचर प्लस में। तो जब प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा इसका मतलब अब नॉर्मल हो गया है, फालतू बर्फ जो जमी थी वो पिघल चुका है। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो ये आपका बाईमेटालिक पूरा ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ओपन हो जाएगा तो इसको फेस यहाँ नहीं मिलेगा। तो जब फेस नहीं मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा हीटर। बंद हो गया ना। फिर पूरा मोटर कैसे चलेगा, देखिए पूरा मोटर कैसे चलता है। ये आपका न्यूट्रल सप्लाई है ना, मेन न्यूट्रल सप्लाई आपका यहां से गया कंप्रेसर में, कंप्रेसर से आपका ये न्यूट्रल सप्लाई सीधे चला गया थर्मल फ्यूज में, थर्मल फ्यूज से न्यूट्रल सप्लाई हीटर के द्वारा, क्योंकि यहाँ फेज अब नहीं है, फेज यहाँ पर नहीं है। अब ये न्यूट्रल सप्लाई आपकी यहाँ से निकल करके पुनः मोटर में चला जाता है और मोटर फिर से कार्य करने लगता है। तो जब मोटर फिर से कार्य करने लगता है तो 2 नंबर की सप्लाई कट जाती है और 4 नंबर से जुड़ जाता है फेज। और जब फेज 4 नंबर से जुड़ जाता है तो ये 4 नंबर का फेज सप्लाई OLP के द्वारा आपके कंप्रेसर में, आपके कंडेंसर डिस्चार्ज एयर फैन में और इवापोरेटर फैन में आता है, जिससे आपका कंप्रेसर और दोनों फैन पुनः चालू हो जाते हैं। यही इतना है आपका फ्रॉस्ट फ्री सिस्टम। ये दोनों फेज को बराबर करने के लिए लगाया गया होता है ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सर्किट के वोल्टेज को एक प्रकार से दोनों फेज को बराबर करता है, जिससे आपका आगे की सर्किट सुरक्षित रहे। अगर इसे हम निकाल भी देते हैं तो हमारे सिस्टम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाई ओम का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए न्यूट्रल फेज के बीच में कंपनी इसको लगाती है। हम इसे ना भी लगाएं तो ये नहीं कि मेरा सिस्टम कार्य नहीं करेगा। समझ गए, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी शॉर्ट नहीं होता। अगर रेजिस्टेंस कभी खराब होगा तो इसका वैल्यू जितना है उसका 2 गुना हो जाएगा। इसलिए सर्किट में ये कभी शॉर्ट नहीं होता। आपका ये डोर स्विच लगा है, डोर स्विच में देखिए फेज सप्लाई डोर स्विच में सीधे जा रहा है। गेट को जैसे आप खोलते हैं तो ये डोर स्विच ऑन हो जाएगा, तो ये फेज सप्लाई आपके होल्डर में आ जाएगा लैंप में, और न्यूट्रल सप्लाई इसको डायरेक्ट दे दिया गया है। तो न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रहा है, और जैसे
डबल डोर रेफ्रिजरेटर का गेट आप खोलते हैं, तुरंत जल जाएगा। समझ गए, तो ये जल जाएगा। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन से कंपोनेंट कहां पर लगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। है बात समझ में? जब आप प्रैक्टिकल इसका कर लेंगे तो इसमें एक एक कंपोनेंट की जानकारी आपको हो जाएगी। आगे समझ में? अच्छा गुरुजी, ये जो है संख्या लागू कितने मेगा ओम में लागू है ना? जी हाँ, मेगा ओम में होता है, हाई ओम का रेजिस्टेंस होता है, मैं इसको दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? गुरुजी मैं ये समझ रहा कि डायरेक्ट न्यूट्रल फेस मिल तो वो काम करता है गुरुजी, गलत नहीं है। ये दोनों के फेज को बराबर करने के लिए लगाया जाता है, विद्युत को मतलब, ठीक है? जो आपका हीटर चल रहा है जी, बायोमेटालिक खराब हो गया जी, ये ओपन नहीं हो रहा है जी, तो क्या होगा, ये गर्म होगा, जी, तो धीरे धीरे जब गर्म होगा तो फ्रिज में हमारे आग लग सकती है, जी, लग जाएगी ना? जी, तो ये क्या है, ये प्लस 70 डिग्री सेल्सियस, जी, जैसे हम गर्मी के मौसम में 40-45 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, जी, कितनी हीटिंग होती है, जी, गर्म लगता है ना, जी। लेकिन उस हीटिंग से तो हमारी बॉडी में आग तो लग नहीं जाता, जी, और अगर थोड़ी हीटिंग होती है तो भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जी। तो फ्रिज के अंदर आग न लगे इसके लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर इस थर्मल फ्यूज को बनाया गया है कि जिससे इससे अधिक का टेम्परेचर अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है तो ये थर्मल फ्यूज ओपन हो जाए और हीटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाए। अरे ठीक लिया, लगा नहीं पता लगा आग लग बायोमेटालिक जो पत्ती है, स्विच है, ये स्विच है, बायोमेटालिक एक कंपोनेंट है जो लो